जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं। इसमें से कुछ जानकारियां कम्यूटेशन को लेकर है, कुछ जानकारियां नोशनल इंक्रीमेंट पे है, कुछ जानकारियां टैक्स को लेकर है, कुछ जानकारियां जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन को लेकर है और भी एक दो जानकारियां हैं, वो भी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, कई बार मैं क्या नोटिस करता हूं कि आप मेरा वीडियो तो देखते हैं, चैनल तो देखते हैं, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, ऐसा मत कीजिए, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि टाइम पर आपको वीडियोस मिलते रहें और जानकारी आप हासिल करते रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, नई एनर्जी मिलती है कि आपको मैं नई चीजें समझाऊं। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी संगठन के पदाधिकारी 2 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, जैसा आपको पता है, इस बजट से आपको कुछ भी नहीं मिला, ना ही सरकारी कर्मचारियों को, ना ही पेंशनर्स को। और काफी पेंशनर्स ने, सरकारी कर्मचारियों ने कुछ उम्मीद लगाई थी कि हमें कुछ मिलेगा इस बजट से। तमाम संगठनों ने डिमांड भेजी थी वित्त मंत्रालय के पास, लेकिन दोस्तों वो सब धरी की धरी रह गई, आपको कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, एक बार फिर से सरकार को जगाने का काम शुरू हो गया है। फिर से कई संगठन धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली में, कभी रामलीला मैदान में। तो दोस्तों, 2 अगस्त को भी दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन होगा और ये कौन करेगा? भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी संगठन के पदाधिकारी। जी हां दोस्तों, कुछ लोग हैं, ये धरना प्रदर्शन करेंगे, एक बार फिर से सरकार को जगाएंगे, फिर से अपना एक नया आंदोलन स्टार्ट करेंगे ताकि सरकार आगे चलकर कुछ दे, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे वो 18 महीने का डीआर का ईयर हो, या फिर 8th सीपीसी हो। आपकी मांग बंद नहीं होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, आपकी मांग बंद नहीं होनी चाहिए जब तक कि सरकार देती नहीं है। कंटिन्यू आप लगे रहिए, चाहे आप आंदोलन करिए, चाहे आप रेल रोक आंदोलन करें, चाहे आप कहीं पे भी जाएं, लेकिन आंदोलन आपका नहीं रुकना चाहिए। अगर आपका आंदोलन कमजोर पड़ गया तो दोस्तों फिर इससे कुछ नहीं होगा, फिर सरकार और मजबूत हो जाएगी। तो आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, और करके क्या दिखाना है आपको? आंदोलन। तो यही ये संगठन करेगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। स्टेट पेंशनर्स उत्तराखंड देहरादून के सरकारी स्कूलों के टीचर्स का भी कम्यूटेशन बंद होने का पीरियड 7 साल का है। जी दोस्तों, उत्तराखंड में जो स्टेट पेंशनर्स हैं, जो टीचर हैं स्टेट के, उनका भी जो कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो है 7 साल का। यानी 7 साल बाद उनका कम्यूटेशन बंद हो जाता है और 7 साल बाद उनको फुल पेंशन मिलने लगती है। दोस्तों, स्टेट के रूल्स हो गए और सेंट्रल के जो रूल हो गए, ये अलग अलग है, ये अलग अलग अप्लाई होते हैं, सेम रूल नहीं है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो स्टेट के रूल है वो सेंट्रल पे अप्लाई हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। या अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो सेंट्रल के रूल है वो स्टेट पर अप्लाई हो जाए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग राज्य के अलग अलग रूल्स रहते हैं कई बार, और वो उसी पर फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड में जो रूल्स हैं स्टेट के पेंशनर के लिए, जो टीचर्स हैं, उनके लिए रूल निकल रखा है कि जो कम्यूटेशन है वो उनका 7 साल तक ही कटेगा, सिर्फ 7 साल तक। पहले ये 10 साल था, फिर उसे 7 साल कर दिया। लेकिन दोस्तों, सिविल में अगर आप देखें, सेंट्रल में देखें, तो वो 15 साल का है। यानी दोस्तों, जो सरकार है, चाहे आप उसे राज्य की सरकार ले लो या फिर आप केंद्र की सरकार ले लो, वो भी अलग अलग रूल अप्लाई करती है। यानी हर एक पेंशनर्स के लिए अलग अलग रूल है, चाहे वो स्टेट के पेंशनर्स हो, चाहे वो सिविल के पेंशनर्स हो। भाई, जब स्टेट के जो रूल्स हैं, जब उसमें 7 साल का रूल अप्लाई कर रखा है, तो फिर केंद्र में सिविल्स के लिए या फिर डिफेंस पेंशनर्स के लिए 15 साल का रूल क्यों है? एक जैसा रूल क्यों नहीं है सबके लिए? ये गलत है। भाई, जब अधिकारियों की पेंशन बढ़ रही है तो ओआर जेसीओस की भी पेंशन बढ़ाओ। जब कम्यूटेशन का पीरियड स्टेट के पेंशनर्स के लिए 7 साल का कर रखा है, तो फिर जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं, सिविलियन पेंशनर्स हैं, उनका भी 7 साल का करो। दोस्तों, ये यहां पे भेदभाव है, मैं तो इससे भेदभाव मानता हूं। रूल सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो स्टेट के पेंशनर्स हो, चाहे वो सेंट्रल के पेंशनर्स हो। एम्प्लॉय रिटायर होने के बाद एक जैसा बन जाता है,
चाहे वो कोई से भी डिपार्टमेंट से रिटायर हो, वो रिटायर हो गया तो फिर वो एक कैटेगरी में आता है और वो कैटेगरी है पेंशनर। पेंशनर के नाम से जाना जाता है। तो सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए दोस्तों, मेरा तो ऐसा मानना है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए कोर्ट केस करें, एएफटी या फिर दिल्ली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में, आपको हक मिल जाएगा, चाहे आप कभी भी पेंशन आए हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत से केस हमारे पास आते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के पास। जैसा आपको पता है हमारा भी जो डिपार्टमेंट है वो पेंशन डिपार्टमेंट है, उसी में मैं काम करता हूं। तो दोस्तों हमारे पास भी कई इंस्टीट्यूट से केस आते हैं नोशनल इंक्रीमेंट के, यानी जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट देना, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट देना। और दोस्तों जितने भी ऐसे केस आ रहे हैं वो कोर्ट केस करे हुए हैं, वो जीते हुए हैं पेंशनर्स, जब भी हम उनका केस फाइनल कर रहे हैं। तो अगर आपको भी नोशनल इंक्रीमेंट चाहिए तो इसके लिए आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आपको हक मिल जाएगा, क्योंकि अभी भारत सरकार ने सभी पेंशनर्स के लिए इस पे ऑर्डर नहीं निकाला है, अभी सभी पेंशनर्स के लिए लागू नहीं हुआ है नोशनल इंक्रीमेंट। तो अगर आप इंडिविजुअली कोर्ट केस करते हैं और जीतते हैं तब आपको इसका हक मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये हमारा डिपार्टमेंट भी कर रहा है, तो ऐसे ही आपका डिपार्टमेंट भी करेगा। अगर आप जीत जाते हैं कोर्ट केस और आप दिखा देते हैं अपने डिपार्टमेंट को, तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, तभी आपको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिल पाएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। बजट में हुए न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव हुए थे। जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करा था, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर वो 75,000 कर दिया गया था। और दोस्तों थोड़ा बहुत चेंज एनपीएस में भी करा था, यानी जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया था। लेकिन दोस्तों ये कब से इफेक्टिव होगा, कब से इसका लाभ आपको देखने को मिलेगा? दोस्तों इसका लाभ आपको देखने को मिलेगा 1 अप्रैल 2024 से। 1 अप्रैल 2024 से ये नियम लागू होंगे, बैक डेट से। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। जून का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा 31 जुलाई को घोषित होगा। जैसा आपको पता है मई का आंकड़ा भी काफी टाइम बाद देखने को मिला था, मई का आंकड़ा, और कब हमें देखने को मिला था? बहुत लेट। तो इसी तरीके से जो अब जून का आंकड़ा आएगा वो आना चाहिए 31 जुलाई को। अब ऐसा ना हो कि ये भी हमें लेट मिले, ये भी हमें अगस्त के बाद देखने को मिले जून का आंकड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो डेट निश्चित है जून का आंकड़ा आने की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो है 31 जुलाई। और जैसे ये आंकड़ा आ जाएगा इससे साफ क्लियर हो जाएगा कि जुलाई से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा। हालांकि मैंने अपने वीडियो में पहले ही बता दिया है कि आपको सिर्फ 3% मिलेगा, 50 से वो 53% हो जाएगा, 53%। लेकिन मैंने आपको कंफर्म बता दिया 53%। यानी दोस्तों एक तरीके का आपका आंकड़ा पूरा हो जाएगा जनवरी से लेके जून तक का। देखने वाली ये बात होगी कि जो जून का आंकड़ा है वो हमें टाइम पे मिलता है या नहीं मिलता, 31 जुलाई को मिलता है या नहीं मिलता, या फिर इसमें और लेट लतीफी होगी, या फिर 1 अगस्त के बाद हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ जाओगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।